Hello friends, this is chapter 1 CMR 2017 definition. Now look at the terms here defined in very precise way. So keep continue watching this video. Here the first term is working. वर्किंग को डिफाइन कैसे किया जाएगा? कहा जा रहा है क्या कि एक्सकेवेशन जो भी हमारा किया जा रहा हो, ठीक है, या एक्सकेवेशन किया जा चुका है किसी माइंस में, किसके लिए ना? इन सर्च ऑफ मिनरल, इन सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल, ठीक है, इन सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल। ओके, मतलब कि कोल के सर्च के लिए या तो प्राप्त के लिए, मतलब खोज या तो प्राप्त के लिए जो भी हम लोग संक्रियाएं किया जा चुका है या तो किया जा रहा है वो वर्किंग कहलाता है। ठीक है, वो हमारा वर्किंग के अंडर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्किंग प्लेस। ठीक है, वर्किंग प्लेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वर्किंग प्लेस पे जब लोग हम आते हैं तो इसमें हम लोग नया टर्म आता है कि प्लेस इन अ माइन। ठीक है, ऐसा जगह जो माइंस के निकट हो या माइंस में मौजूद हो जिसमें पर्सनस का लॉफुल एक्सेस हो, मतलब जो भी पर्सन उसमें पहुंचता हो उसका क्या हो, माने इंट्रेंस जो होगा वो लॉफुल होगा, माने कानूनन प्रवेश हो। ठीक है, लॉफुल एक्सेस, लॉफुल एक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्रवेश होगा, इस तरह से जो भी स्थान हमारा निर्धारित किया जाएगा वो वर्किंग प्लेस कहलाएगा। मतलब ए प्लेस नियर ए माइन, और माइन में जहाँ पे किसी भी पर्सन की पहुँच या प्रवेश जो है लॉफुल हो, माने कानूनन प्रवेश की बाध्यता हो, ऐसी जगहों को हम लोग वर्किंग प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या देखते हैं? वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, इसमें हम लोग को मिलता है क्या कि सच ए पार्ट ऑफ ए माइन बिलो ग्राउंड इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे। ठीक है, ऐसा माइंस में जो भी स्थान हो बिलो ग्राउंड माइंस में जिसका एक इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो जो कि हमारा मेन इनटेक से स्टार्ट होता है, और इंडिपेंडेंट रिटर्न वेयर हो जो कि टर्मिनेट होता है मेन रिटर्न एयरवे में। ठीक है, और जिसमें से क्या होता है और इसके थ्रू क्या होता है, माइन और पार्ट ऑफ द माइन वेंटिलेटेड बाय अ नेचुरल मीन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहा जा सकता है, इसका मतलब कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट हम लोग ऐसे स्थान को, मैंने माइंस के ऐसे भाग को कहेंगे जहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे कॉमेंसिंग फ्रॉम मेन इनटेक। ठीक है, इसको कहा जा सकता है या तो डिफाइन ऐसे किया जाता है, मतलब कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए माइन वेयर independent intake airway which have independent intake airway commencing from main intake airway and have independent return airway terminating at the main return mine or part, ठीक है, thereof ventilated by a natural means। तो मैन रिटर्न एयर में टर्मिनेट करता हो और इस तरह से माइन या तो उसके पार्ट जो भी वेंटिलेटेड हो नेचुरल मीन्स से हमारा वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के दायरे में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग इसमें सीखेंगे टब। तो टब के अंदर क्या क्या चीज़ें रखा गया है, तो यहाँ पे हमारा सवाल हो सकता है कि टब किसे कहेंगे? तो टब तो सिंपल है कि इंक्लूड्स वैगन, कार, ट्रक। इसमें हमारा क्या आएगा? कार आएगा, वैगन आएगा, वैगन, कार, ट्रक, और एनी व्हीकल्स मूविंग ऑन रेल फॉर कन्वेइंग मटेरियल, और एनी व्हीकल, ठीक है,
और एनी व्हीकल मूविंग ऑन रेल, मूविंग ऑन रेल फॉर कन्वेइंग मटेरियल्स, ठीक है। तो हम लोग टब के अंदर क्या क्या चीज़ें रखते हैं, तो वैगन, कार, ट्रक या तो कोई भी व्हीकल्स जो हमारा मटेरियल्स को कन्वे करता हो टब के दायरे में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं सॉकेट। तो सॉकेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लास्ट होल और शॉर्ट होल, ठीक है। ब्लास्ट होल या तो शॉर्ट होल, ब्लास्ट होल या तो शॉर्ट होल, ब्लास्ट होल और शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज्ड विथ एक्सप्लोजिव, ठीक है, विच इज नॉट नॉन टू बी अ मिसफायर। ओके, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि सॉकेट ब्लास्ट होल या तो शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव से चार्ज करने के बाद भी वो हमारा रह जाता हो या छूट जाता हो, वो हमारा सॉकेट के दायरे में कहा आता है। सॉकेट जो है मिसफायर नहीं होता है, सॉकेट विच इज नॉट नॉन टू बी अ मिसफायर। ओके, सॉकेट, शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एन एक्सप्लोजिव इज नॉन एज सॉकेट। सॉकेट इज नॉट नॉन टू बी अ मिसफायर, मिसफायर इसे नहीं माना जाएगा। तो मिसफायर किसे माना जाएगा, मिसफायर किसे माना जाएगा, मिसफायर, हम लोग मिसफायर को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम लोग को बोलना होगा फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव। ओके, मिसफायर के दायरे में हम लोग बोलेंगे फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज, इंटायर इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव, चार्ज, फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव, फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यही चीज़ है कि एक में क्या था कि ब्लास्ट होल, सॉकेट के बारे में यदि हम लोग पढ़ते तो उसमें मिलता है क्या कि शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विद एक्सप्लोजिव, तो शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल ही छूट जाता है एक्सप्लोजिव के चार्ज करने पर, तो हमारा सॉकेट कहलाता है, सॉकेट मिसफायर नहीं होता है। लेकिन मिसफायर के केस में फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव, एक एक्सप्लोजिव के अंदर पूरे चार्ज का ना जलना, ठीक है, हमारा मिसफायर कहलाता है इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। तो सिंपली हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉकेट में फेलियर टू एक्सप्लोड अ ब्लास्ट होल और शॉर्ट होल आफ्टर बीइंग चार्ज विद एन एक्सप्लोजिव विच इज नॉट नॉन टू बी अ मिसफायर। सॉकेट के केस में फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल मिसफायर है, बट ब्लास्ट होल और शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोजिव। तो दोनों में अंतर क्या है, एक हमारा सॉकेट और एक हमारा यदि मिसफायर हो तो दोनों में सॉकेट में ब्लास्ट होल एंड शॉर्ट होल रिमेन आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एन एक्सप्लोजिव, ब्लास्ट होल या शॉर्ट होल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मिसफायर के केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। तो सॉकेट में हम लोग ब्लास्ट होल या शॉर्ट होल से डेफिनेशन को डेफिनेशन चूंकि हूबहू होना चाहिए, तो ब्लास्ट होल एंड शॉर्ट होल रिमेन आफ्टर बीइंग ब्लास्ट होल और शॉर्ट होल रिमेन आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एन एक्सप्लोजिव, तो हमारा वो सॉकेट कहा गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा इसमें स्टार्ट होगा फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, फेलियर से स्टार्ट होगा, फेलियर टू एक्सप्लोज इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल हमारा मिसफायर कहलाता है। तो मिसफायर की श्रेणी में आता है, सॉकेट को हम लोग मिसफायर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सॉकेट को हम लोग मिसफायर नहीं कह सकते हैं, बट और कुछ हम लोग देखते हैं क्या, प्रिकॉशंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। प्रिकॉशंस में हम लोग हमारा क्या होता है, तो यहाँ शॉर्ट फायरर, चूँकि प्रिकॉशंस हमारा 206 के अंदर हमारा रखा जाता है, रेगुलेशन 206 206 मिसफायर हमारा रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी प्रिकॉशंस है लिया जाता है, ठीक है। इसमें हमारा न्यू रेगुलेशंस के अधीन हमारा बहुत सारे टर्म्स है जो कि याद रखना है, और उसको हम लोग लाएंगे एक्सप्लोजिव चैप्टर में। फिर इसमें हमारा शॉर्ट फायरर है, तो शॉर्ट फायरर को चूँकि शॉर्ट फायरर को हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन्स के अंडर रखा गया है, और इसका जो है कि अपॉइंटमेंट जो होता है रेगुलेशन 190 के तहत होता है, रेगुलेशन नंबर 190 के तहत, ये बात हमको याद रखना है।
फिर हमारा शाफ्ट के बारे में यदि डेफिनेशन हो तो शाफ्ट किसे कहेंगे, तो शाफ्ट हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे निर्माण किए हुए संरचना को कहेंगे जिसमें क्या होगा, अ वे और ओपनिंग लीडिंग टू सरफेस टू बिलो ग्राउंड, लीडिंग surface to below ground or from one part of the working below ground to another in which a cage or another conveyance can travel freely suspended। ठीक है, मतलब इसमें 4 पॉइंट हमारा है, अ वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम सरफेस टू बिलो ग्राउंड, मतलब कि हमारा सरफेस से बिलो ग्राउंड तक पहुंचता हो। ठीक है, अ वे और ओपनिंग, अ वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम सरफेस टू बिलो ग्राउंड, सरफेस से बिलो ग्राउंड पहुंचना, और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड। जैसे हमारा इसमें से क्या होगा, इनलेट हो सकता है। ठीक है, तो surface to working below ground, from working one part of working below ground to the another part in which cage or other means of conveyance, इसमें केवल और केवल क्या चलता है, केज। ठीक है, केज in which cage or other means of conveyance which is acted or travel in a freely suspended with or without the use of guides, जिसमें हमारा गाइड का यूज हमारा चारों कॉर्नर में करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि वो हमारा शाफ्ट मतलब कि अच्छे ढंग से केज जो है अच्छे ढंग से हमारा शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में मूवमेंट कर सके। ठीक है, विदाउट एनी डैमेज। तो शाफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं। शाफ्ट को फिर से पुनः हम लोग देखते हैं। शाफ्ट तो इसको कैसे करते हैं, अ वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम सरफेस टू वर्किंग बिलो ग्राउंड और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर पार्ट in which one part of the working below ground to another part in which there is only means of conveyance used to travel freely suspended by means of cage and with or without the use of guides। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शाफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग रोडवे को देखेंगे। तो रोडवे हम लोग क्या है, रोडवे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रोडवे देखते हैं, पार्ट और अ पैसेज और गैलरी। ये क्या है, पार्ट ऑफ ए पैसेज। ये क्या है, पार्ट ऑफ अ पैसेज, पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड। ठीक है, पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड मेंटेन्ड इन कनेक्शन विद वर्किंग बिलो ग्राउंड। ठीक है, हम लोग रोडवे को डिफाइन करते हुए हम लोग देखते हैं क्या इसमें नया नया टर्म सीखेंगे। पार्ट ऑफ ए वर्किंग, पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी। ये क्या है, एक पैसेज है या तो गैलरी है। पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड मेंटेन्ड इन कनेक्शन विथ वर्किंग बिलो ग्राउंड। ठीक है, और जिसको मेंटेन किया जा सकता है किसके लिए, मेंटेन्ड इन कनेक्शन विद द वर्किंग बिलो ग्राउंड। ठीक है, तो वर्किंग मतलब कार्य को संपन्न करने के लिए या कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमारा रोडवे को बनाया जाता है। तो हमारा बोल रहा है कि पार्ट ऑफ वर्किंग, पार्ट ऑफ अ पैसेज, पार्ट ऑफ अ पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड मेंटेन इन कनेक्शन विद द वर्किंग बिलो ग्राउंड। ठीक है, अब हमारा रिस्क के बारे में चूंकि ये याद रखना पड़ेगा। रिस्क क्या है, रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज का, रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of a specific unwanted event and its potential consequences। कॉम्बिनेशन है किसका, likelihood of specific unwanted event, likelihood of a specific unwanted event and its potential consequences। ठीक है, कोई भी अनचाहे कार्य और उसके परिणाम का जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन हमारा रिस्क कहलाता है। रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of unwanted event and its potential
कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ये हमारा रिस्क के दायरे आ गया। रिस्क क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of a specific unwanted events and its potential consequences। likelihood of a specific unwanted events and its potential consequences हमारा रिस्क के अंडर आता है। इसके बाद हमको पढ़ना है रिवर। रिवर चूंकि हम लोग नहीं पढ़ के रखेंगे तो हमारा एग्जाम में बहुत सारा कन्फ्यूजन सामने आ सकता है। तो ये इसके लिए हम लोग रिवर को कैसे डिफाइन किया गया रेगुलेशन के तहत कि कोई भी स्ट्रीम माने जल धारा, कोई भी स्ट्रीम या करेंट ऑफ वाटर, कोई भी स्ट्रीम या एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरिनियल बैंक्स एक्सटेंडिंग अप टू हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल। ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रीम हो या करेंट ऑफ वाटर हो, या तो वो सीजनल हो या तो पेरिनियल हो, जिसका बैंक्स मतलब जिसके किनारे, कोई नदी के किनारे जो है कि हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल को क्रॉस करता हो, ठीक है, तो हमारा रिवर के दायरे में आता है। रिवर मीन्स एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और पेरिनियल विच एक्सटेंड्स its banks in which its banks extend from its highest non-flood level, in which its banks extending up to highest non-flood level comes under the definition of river. Okay, river means any stream or current of water whether seasonal or perennial in which its banks extending up to the highest non-flood level comes under the definition of river. नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं रीजनल इंस्पेक्टर के बारे में। रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया गया है उसमें हम लोग देखते हैं। तो जिसका जुरिडिक्शंस ओवर ए जियोग्राफिकल एरिया, तो भौगोलिक एरिया में जिसका क्या होगा, अधिकार होगा। इन विच माइन इज सिचुएटेड ओवर विच ही एक्सरसाइजेज हिज पावर अंडर द एक्ट, जिसमें से हमारा माइंस जो भौगोलिक क्षेत्र में हमारा अवस्थित है और इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता हो, ठीक है, और जिसमें वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, पावर को लागू कर सकते हैं अंडर द एक्ट, ठीक है, वो एक्ट के तहत अपने पावर को लागू कर सकते हैं, वो हमारे रीजनल इंस्पेक्टर कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र में हमारा माइंस अवस्थित है तो उसमें माइंस पर हमारा जितना भी पावर एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे रीजनल इंस्पेक्टर है, और रीजनल इंस्पेक्टर एक्ट के तहत अपने पावर को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, एक नया टर्म इसमें हमारा मिलता है कि ऑनसटर क्या है। ठीक है, ऑनसटर, ऑनसटर पे हम लोग देखते हैं। तो ऑनसटर क्या करता है, एक होता है बैंक्समैन, एक होता है ऑनसटर। ठीक है, तो हमारा ऑनसटर हमारा टॉप में होता है, ठीक है, और बैंक्समैन हमारा नीचे होता है। ठीक है, मैंने शाफ्ट बॉटम पे होता है, पिट टॉप पे हमारा ऑनसटर होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑनसटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑनसटर क्या है, ऑनसटर बोलता है टू सुपरिंटेंडेंट लोअरिंग एंड रेजिंग पर्सन टूल्स मटेरियल्स, और साथ ही साथ क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इंसेट, मतलब शाफ्ट जो होता है उसमें अलग अलग मतलब इंसेट बनाए जाते हैं, मैंने गैलरियाँ चलाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या होता है ना, वहाँ पर भी हमारा क्या करता है ना, ऑनसटर ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, कहाँ से ना, पिट टॉप से। यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जो या तो शाफ्ट बॉटम में हो या तो इंसेट वगैरह में हो, क्या करता है, मतलब सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही साथ सुपरिंटेंडेंट 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 लोअरिंग सुपरिंटेंड lowering or raising of a person, tools and materials along with transmit signals at any inset और shaft bottom। ठीक है, इस पे हमारा ऑनसटर डिफाइंड हो गया। बैंक्समैन यदि चर्चा करेंगे तो बैंक्समैन का सेम वर्क है। ठीक है, और इस पे हम लोग बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, तो आप कंटिन्यू इसमें बने रहें। कुछ खास टर्म्स इसमें आपको मिलता है। ऑफिशियल को किस में डिफाइन करते हैं, तो चूँकि रेगुलेशंस के तहत ऑफिशियल्स किसे डिफाइन किया गया, तो बोल रहा है कि ऑफिशियल्स अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर। ये बात ध्यान देना है कि कोई भी ऑफिशियल्स हो
ऑनर एजेंट और मैनेजर के अधिकार से ही वो क्या करते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं राइटिंग, ठीक है, इन राइटिंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूड्स असिस्टेंट मैनेजर। इसके अंडर हमारा असिस्टेंट मैनेजर भी हमारा आते हैं। इसके बाद हमारा वेंटिलेशन ऑफिसर, फिर सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर भी इसके अंदर हमारा ऑफिसर्स के निगरानी में आते हैं, मतलब ऑफिशियल काउंट हो सकते हैं, ऑफिशियल काउंट किए जाते हैं। फिर मिस फायर तो हम पहले डिफाइन कर दिए हैं। फेलियर टू एक्सप्लोड, इंटायर चार्ज ऑफ एन एक्सप्लोजिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। रोडवे का तो पहले बता चुके हैं कि रोडवे किसके तहत डिफाइन किया गया है। रोडवे एक्ट के सेक्शन मतलब 1989 सेक्शन 24, ठीक है, के तहत रोडवे को डिफाइन किया गया है। रोडवे सेक्शन 24 ऑफ 1989 के तहत डिफाइन किया गया है। रोडवे किसके तहत ना, सेक्शन 24 ऑफ 1989 के सेक्शन 24 के तहत रोडवे को डिफाइन किया गया है। क्वार्टर का यदि बात किया जाए तो क्वार्टर हम लोग किसको कहते हैं, मतलब तिमाही। क्वार्टर का बात किया जाए तो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एंडिंग ऑन मार्च जून 31 मार्च 30 जून साथ ही साथ 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। तो हमारा क्वार्टर किसे कहते हैं ना, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के हमारा 3 महीना का पीरियड को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। फिर पब्लिक रोड बोल रहा है, पब्लिक रोड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी होता है। पब्लिक रोड ये सब डिफाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफिशियल बोलता है, सब यहाँ प्रिंसिपल ऑफिशियल चूँकि डिफाइन करने आता है। प्रिंसिपल ऑफिशियल हम लोग किसे कहते हैं, तो बोल रहा है सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन माइन, ठीक है, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन माइंस, ठीक है, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, चूंकि यहाँ पे सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल होना चाहिए इन माइनिंग डिसिप्लिन DISCIPLINE इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन माइंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिशियल किन्हें कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफिशियल सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन, ये बात ध्यान रखना, इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन माइंस, ऑन ड्यूटी इन माइंस हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर्स काउंट होते हैं। पाइपलाइन किन्हें कहा गया है, पाइपलाइन किसे कहा गया है, तो पाइपलाइन ऐसे पाइपलाइन को यहाँ पे संकेत किया गया है जिसका यूज़ फॉर पंपिंग, सैंड स्टोइंग एंड वाटर सप्लाई के लिए होता हो, ठीक है, पंपिंग, सैंड स्टोइंग एंड वाटर सप्लाई अदर देन नाइट्रोजन फ्लशिंग एंड इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ CMM AMM एसोसिएटेड पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन ऐसे पाइपलाइन को कहा गया है जिसका यूज़ पंपिंग, सैंड स्टोइंग, साथ ही साथ वाटर सप्लाई के लिए, क्या मतलब पंपिंग, सैंड स्टोइंग के लिए यूज़ होता हो अदर देन नाइट्रोजन फ्लशिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए जो होता है इनर्टाइजेशन के लिए हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो पाइप यूज़ करते हैं उसका ये डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइन मीथेन और अमेंडमेंट माइन मीथेन, ठीक है, ये हमारा नहीं आता है पाइपलाइन के डेफिनेशन के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे एक नया डेफिनेशन ओवरमैन का होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। ओवरमैन क्या होता है, पोजेसिंग ओवरमैन्स और मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय मैनेजर इन राइटिंग, ठीक है, वो मैनेजर का भी सर्टिफिकेट प्रोसेस कर सकता है या तो ओवरमैन का भी, अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ, टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल, तो सुपरविजन और कंट्रोल के ड्यूटी को करता है इन माइंस और पार्ट देयर ऑफ सच पर्सन सुपीरियर टू सरदार, और ये सुपीरियर टू सरदार होते हैं। ये हमारा ओवरमैन के डेफिनेशंस के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद एक नया डेफिनेशन है HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी।
इसमें क्या कहता है कि यूज इन ओपन कास्ट माइन, HEMM का यूज केवल और केवल ओपन कास्ट माइंस में होता है। किसके लिए ना, डिगिंग 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 ड्रेजिंग डिगिंग ड्रेजिंग हॉलिंग डिगिंग ड्रेजिंग हॉलिंग एक्सकेवेटिंग हाइड्रोलिकिंग साथ ही साथ ड्रिलिंग के लिए यूज होता हो, तो इसमें कहा गया स्पेशल क्लॉज इसमें लगा है कि ड्रिलिंग एक्सक्लूडिंग हैंड हेल्ड ड्रिल अप टू 50 mm डाया। ठीक है, मतलब कि 50 mm डाया तक जो मतलब ड्रिल कर सकता हो, 50 mm डाया के होल तक जो ड्रिल कर सकता हो, HEMM के संज्ञा में नहीं आता है। मतलब HEMM के संज्ञा में किसे आता है ना, मोर देन 50 mm। ठीक है, 50 mm डाया से अधिक जो होता है ड्रिल कर सकता है, वो HEMM के डेफिनेशन के अंदर आता है ड्रिलिंग के केस में। ठीक है, इसके बाद रिपिंग, फिर ग्रेडिंग, फिर लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग, इसके लिए जो भी मटेरियल्स ठीक है यूज होता हो, जो भी मशीनरी यूज होता हो, हमारा HEMM के संज्ञा में आता है। ठीक है, इसके बाद गोफ के लिए कहा गया है, तो गोफ किसे कहते हैं, तो पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड इन विच अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ एंड इन अ लॉन्ग वॉल केस। ठीक है, बोल रहा है कि पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ एंड इन लॉन्ग वॉल वर्किंग अ कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट अ वर्किंग प्लेस। ठीक है, मतलब कि पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड अ पिलर पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ इन विच पिलर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब बिलो ग्राउंड के केस में बताया जा रहा है कि पार्ट में वर्किंग बिलो ग्राउंड अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ एंड इन लॉन्ग वॉल केस एंड इन लॉन्ग वॉल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस। ठीक है, मतलब कि यदि बोर्ड एंड पिलर से यदि कार्य हो रहा हो और पिलर की कटाई किया गया हो, साथ ही साथ लॉन्ग वॉल केस में यदि बात किया जा रहा हो और कोल वहाँ से हटाया गया हो, ठीक है, कोल हटा दिया गया हो, तो इसमें जो हमारा छूट जाता है खाली जगह, वो हमारा वॉइड को गोफ कहते हैं, बट विच इज़ नॉट ए वर्किंग प्लेस। और गोफ हमारा जो होता है वर्किंग प्लेस नहीं होता है। ठीक है, तो गोफ के केस में हम लोग केवल केवल यही जानते हैं कि पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड इन केस पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ एंड इन लॉन्ग वॉल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, पार्ट ऑफ ए वर्किंग बिलो ग्राउंड ए part of a working below ground a pillar or part thereof and in long wall working coal has been extracted but now not a working place। लेकिन अभी जो है वर्किंग प्लेस नहीं, वो हमारा गोप की श्रेणी में आता है। इसके बाद बना GBA जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर किसको कहते हैं, जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम। हमारा कोल सीम के एटमॉस्फेयर को जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम, जनरल atmosphere in a coal seam general atmosphere in a coal seam includes atmosphere in a coal cavities, includes atmosphere of roof cavities. General atmosphere in a coal seam includes atmosphere in a roof cavities but does not include atmosphere of sealed off areas, but does not include atmosphere of sealed off area borehole drilled in coal or adjacent strata। ठीक है, जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर ऑफ रूफ कैविटीज बट डज नॉट इंक्लूड द एटमॉस्फेयर ऑफ सील्ड ऑफ एरिया बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल और इन एडजेसेंट स्ट्राटा। तो इस तरह से अब इसके बाद फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस, सेकेंड डिग्री गैसी माइंस और थर्ड डिग्री गैसी माइंस के बारे में शॉर्टली चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस सच ए माइंस विच इज नॉट ए बिलो ग्राउंड फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस इज ए टाइप ऑफ माइंस
which is working below ground. First degree gassy mines defined under coal seam or part thereof lying within the precincts of a mine, मतलब कि माइन बाउंड्री के अंदर लाई करता हो, कोल सीम ऑफ द और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रीसिंट्स ऑफ ए माइन नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, और जो है ओपन कास्ट वर्किंग जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रीसिंट्स ऑफ ए माइन बट नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग वेदर और नॉट, यदि वहाँ पे पाया जाता हो या भी नहीं, ठीक है, वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस is actually detected in general body of air at any place in its working below ground, ठीक है, मतलब कि और उसमें हमारा फ्लेमेबल गैस मिलता भी हो या भी नहीं मिलता हो, यदि मिलता हो तो हमारा 0.1% से अधिक ना हो, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है क्या कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड, 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जनरल बॉडी ऑफ एयर हमारा डिग्री 1 गैसी माइंस को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो डिग्री 1 गैसी माइंस क्या कहते हैं, कोल सीम और पार्ट देयरऑफ व्हिच इज नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग इफ और व्हेन इफ इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्टेड और वेदर नॉट, if detected then its percentage will not exceed 0.1% or rate of emission of gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced, हमारा जनरल बॉडी ऑफ डिग्री हमारा डिग्री 1 गैसी माइंस के अंडर कंसिडर किया जाता हो। डिग्री 2 माइंस हमारा किसे कहते हैं, तो डिग्री 2 माइंस कहते हैं द माइंस मीन्स coal seam or part thereof which is not being an open cast working lying within the precincts of a mine in which the percentage of inflammable gas does मोर देन 0.1%, ठीक है, 0.1% से अधिक हो, ठीक, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस मोर देन 0.1% in which and other rate of emission of inflammable gas exceed 1 cubic meter but not more than 10 cubic meter आर कम्स अंडर डिग्री 2 गैसी माइंस। डिग्री 3 गैसी माइंस ऐसे माइंस को कहते हैं जिनमें कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ हमारा कोल सीम और पार्ट जो हमारा माइन के विद इन माइन बाउंड्री के अंदर लाई करता हो, ओपन कास्ट नहीं हो, और जिसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एक्सीड्स 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हमारा डिग्री 3 गैसी माइंस काउंट हो गया। फायरी सीम हम लोग किसे कहते हैं, फायरी सीम किसके अंदर आता है, तो फायरी सीम बोलता है फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट, जिसमें हमारा फायर या तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है एग्जिस्ट करता हो, जिसमें से बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट माइन भी आता है या प्रीसिंस ऑफ ए माइन, ठीक है। फेस हम लोग क्या कहते हैं, फेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फेस हम लोग डिफाइन करते हुए कहते हैं कि मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, ठीक है, मूविंग फ्रंट मतलब आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, किसी वर्किंग प्लेस का, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, ठीक है, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, किसी गैलरी के इन बाय एंड हमारा इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे ड्रिफ्ट जो हमारा फेस के अंदर आता है, रोडवे इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट मतलब या तो रोडवे हो या तो गैलरी हो या तो ड्रिफ्ट के इन बाय एंड जो हमारा फेस के अंदर आता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट फेस के अंदर आता है। एक्सप्लोजिव किसे कहते हैं, तो एक्सप्लोजिव डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ 1884, ठीक है, एक्ट एक्सप्लोजिव डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ एक्सप्लोजिव डिफाइंड अंडर एक्ट 1884 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, 1884 के सेक्शन एक्ट 1884 के सेक्शन 4 के तहत डिफाइन किया गया हो, ठीक है, एक्ट 1884 के सेक्शन 4 के तहत डिफाइन किया गया हो हमारा एक्सप्लोजिव कहलाता है, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन्स किसे कहते हैं, तो कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो अटेंड करता हो, मैंने कंप्लीट कर चुका हो एज ऑफ 20 एंड ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर, और इसके अंदर हमारा शॉर्ट फायरर आता है, ठीक है।
तो इसको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा तो इसमें हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन्स को कहते हैं कि पर्सन्स विच इज ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर हु सुपरवाइज, किसको सुपरवाइज करता है, मतलब मशीनरी और वर्किंग को, ठीक है। और इसमें से हमारा शॉर्ट फायरर जो है कॉम्पिटेंट पर्सन्स के अंदर आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इन रिलेशन टू एनी वर्क इक्विपमेंट प्लांट who attend the age of persons who attend the age of 20 years and who has been duly appointed in writing by manager as a person competent to supervise or perform that work or to supervise the operations of that machinery, ठीक है। a persons who is competent to supervise और परफॉर्म दैट वर्क, ठीक है। वो सुपरवाइज भी करेगा या तो काम को कर भी सकता है उस पर, ठीक है, सुपरवाइज भी कर सकता है और परफॉर्म भी कर सकता है वो वर्क को, और टू सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ दैट मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू दैम, और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसके लिए जो काम दिया गया हो। और इसके अंदर हमारा शॉर्ट फायरर आता है। यहाँ तक हमारा सारा डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है रेगुलेशन 2017 के तहत, ठीक है। तो पूरा अपडेटेड पार्ट्स था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़।